तो कहानी की शुरुआत कोरिया के मशहूर सिंगर कैंग को दिखाते हुए होती है, जो अपने हजारों फैंस की गुजारिश पर उनका पसंदीदा गाना गा रहा था। यहाँ उसका मैनेजर और उसका सबसे जिगरी दोस्त सैंगहोन भी उसके साथ था। इसके बाद हमें शहर के बहुत ही बड़े होटल इमरोज से रूबरू करवाया जाता है, जो कि कुछ दिनों के बाद आने वाली क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। होटल के मैनेजर का नाम सुजिन होता है, जो हाई स्कूल में पढ़ रहे अपने भाई पार्क के साथ रहा करती थी। इसके बाद हमें होटल में ही काम कर रही एक लड़की लियोंग से मिलवाया जाता है, साथ ही यहाँ के वॉचमैन सेंग, और अंत में हमारी मुलाकात होती है होटल के मालिक योंग जिन से। एक दिन होटल में अपने किसी काम के सिलसिले से एक भविष्यवक्ता यानी के फॉर्ट्यून टेलर आते हैं, जो लगे हाथ सोजिन की कुंडली देखकर बताते हैं कि उसे 1 साल के अंदर कोई प्रपोज करेगा, और ये बात सुनकर सोजिन दंग रह जाती है। वहीं लियोंग अपनी एक अन्य साथी के साथ रूम नंबर 2420 को साफ करने में जुटी हुई थी। दरअसल ये कमरा होटल के CEO योंग जिन का था, जिनकी आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली थी। योंग जिन के बारे में सबसे दिलचस्प बात यही थी कि उन्हें अपने आसपास हर चीज इवन नंबर में चाहिए होता है, जैसे कि कमरे में मौजूद 2 बेडशीट, 2 पानी के बोतल, 2 डस्टबिन, यहाँ तक कि एसी का मोड भी इवन नंबर होना चाहिए। लियोंग अपने जीवन में एक बहुत बड़ा डांसर बनना चाहती थी, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति की वजह से होटल इमरोज में रूम क्लीनर का काम करती थी। वह अपने काम को करते हुए गाना गा रही थी, और गाने की वजह से वो अपने काम में इतना मगन हो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब योंग कमरे में आ गया। हालांकि योंग को उसकी ये अदा बहुत प्यारी लगती है। शाम को मैनेजर जिन के पास उसके एक एम्प्लॉय जाकर बताती है कि देखो, हमारा ब्लाइंड डेट वाला कस्टमर फिर से आ गया। बेचारा हर हफ्ते यहाँ अपनी जीवन साथी को तलाशने के लिए आ जाता है, परंतु ना जाने क्यों इतना सीधा साधा होने के बावजूद भी सभी लड़कियां उसे मना कर देती है। इसी दौरान ली जब अपना काम खत्म करके होटल से निकल रही थी, तो उसे एहसास होता है कि उसके गले का हार नहीं है। बेचारी परेशान होकर उसे हर तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद वो मायूस होकर घर आ जाती है। अगली सुबह होटल में एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। सेंग ने जब दरवाजा खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत उम्रदराज महिला उसका नाम पुकारते हुए पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? सेंग हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता है और कहता है बियोंग, जिस पर वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है कि अब मैं बियोंग नहीं रही, बल्कि दुनिया मुझे कैथरीन ली के नाम से जानती है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि दरअसल कैथरीन कोरिया छोड़कर बाहर शिफ्ट हो गई थी, और आज वो यहाँ अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में आई थी। वहीं दूसरी तरफ लियोंग एक बार फिर से अपने नेकलेस को ढूंढने के लिए योंग जिन के कमरे में जाती है। वो कमरे का कोना ढूंढ रही होती है, तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े एक सुंदर से लिफाफे पे पड़ती है। उस पर लिखा था, उम्मीद करता हूँ शायद तुम इसे ही ढूंढ रही थी। और जब लियोंग लिफाफे को खोलती है तो उसमें उसका वही नेकलेस था, जिसके लिए बीती रात से बेचारी इतना परेशान हो रही थी। वह खुशी से नेकलेस को अपने गले में पहनकर मालिक योंग जिन का अपने अंदाज में शुक्रिया अदा करती है। फिर शाम को अपना सारा काम धाम खत्म करने के बाद हम उसे अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए पब में जाते हुए देखते हैं। सभी उसके कॉलेज के दोस्त थे। इन चारों का उस दौर में एक म्यूजिक बैंड भी हुआ करता था, मगर समय की जरूरत ने अपने हिसाब से इन सब को एक दूसरे से जुदा कर दिया। नतीजा, काम के चक्कर में अब उनकी मुलाकात साल में एक बार हुआ करती थी, और आज वही यादगार दिन था। जिनका सबसे खास दोस्त सियोंग भी यहाँ होता है। बता दे कि सियोंग उसी कंपनी का रेडियो प्रोड्यूसर है, जहाँ पर हमने कैंग को कुछ रोज पहले म्यूजिक रिकॉर्ड करते हुए देखा था। फिलहाल यहाँ सभी लोग दोबारा उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं जहाँ पहले वो प्रैक्टिस किया करते थे, और यहाँ बातों ही बातों में सियोंग उसे बताता है कि वो पिंसुई नाम की एक लड़की से प्यार करता है, जो उसी के साथ काम करती है, और आने वाले 31 दिसंबर को वो दोनों होटल इमरोज में शादी करने वाले हैं। ये सुनकर जिनके मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर वो सियोंग ही तो था
जिसके चलते उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वो उसे आज से नहीं ना जाने कितने सालों से प्यार करती थी, लेकिन उसने आज तक उसे बताने की हिम्मत नहीं जुटाई। जिन इतनी दुखी हो जाती है कि पूरी रात शराब पीकर वहीं सो जाती है। इधर होटल में आज योंग जिन की मुलाकात अपने अंकल से हुई। उन्होंने उसे कहा कि अपने बेहतरीन चल रहे होटल के कुछ शेयर इस चेन कंपनी को दे दो, जिससे कि तुम अपने दूसरे बिजनेस को भी आगे बढ़ा सको। परंतु योंग जिन ये सब पैसे के लिए नहीं करना चाहता था, वो तो अपना शौक पूरा करना चाहता था। उसके पिता की भी यही इच्छा थी कि वो एक आर्ट बिजनेस करे और फिर होटल संभालने के लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढे। मगर इससे पहले कि उनका ये सपना सच हो पाता, बदकिस्मती से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मजबूरी में योंगजिन को ये होटल संभालना पड़ा और उसे लगता है कि ये सब कुछ उसके पिता ने जानबूझकर किया। तभी अंकल उसकी ये गलतफहमी दूर करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते थे और इसी वजह से तुम्हारी दी हुई पहली ड्राइंग उन्होंने आज तक अपने लॉकर में संभाल के रखा है। फिर योंग अकेले में लॉकर तक जाता तो है, लेकिन उसका पासवर्ड एक और नंबर में था, जिससे उसे बहुत चिढ़ थी। इसलिए वो बिना लॉकर खोले ही वापस आ जाता है। अब हम प्यार और पढ़ाई दोनों में धोखा खा चुके गियोम को देखते हैं, जो बस किसी भी कीमत पर अपनी जान देना चाहता था। इसके लिए वो सबसे पहले अपने मकान मालिक को फोन करके फिक्स डिपॉजिट निकलवाता है और फिर होटल इमरोज के सबसे ऊपरी माले पर कमरा बुक करता है। गियोन का ये प्लान था कि वो उस कमरे की बालकनी से नीचे कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन वो जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता है, उसकी शानो शौकत देखकर उसकी आंख चकाचौंध रह गई और फिर वो उसी में उलझकर ना जाने कब सो गया। फिर अगली सुबह जिन ना चाहकर भी सियोंग के कहने पर पिंसोई से मिलने के लिए पहुंचती है। उन दोनों की शादी जल्द ही होटल इमरोज में होने वाली थी और बता दे कि पिंसोई कोई और नहीं बल्कि कैथरीन की ही बेटी थी। फिलहाल सियोंग को कुछ ही दिनों से पिंसोई के बर्ताव में फर्क लग रहा था और वो चाहता था कि जिन इस बारे में उसकी मंगेतर से बात करे। तो जिन जब पिंसोई से अकेले में बात करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि इतना सब कुछ हो गया, पर शर्मीले सियोंग ने अभी तक शादी के लिए उसे प्रपोज भी नहीं किया। उधर होटल में जब लियोंग गियोम के गैर मौजूदगी में उसका कमरा साफ करने के लिए जाती है तो उसे बेड के नीचे फटा हुआ एक सुसाइड लेटर मिलता है, जिसे वो ले जाकर मैनेजर सोजुन को देती है। जिसके बाद फौरन योंगजिन एक छोटी सी मीटिंग बुलाते हैं और सभी को जियोम पर नजर रखने के लिए कहते हैं ताकि उसे आत्महत्या करने से बचाया जा सके। वो किसी भी कीमत पर अपने होटल का नाम बदनाम नहीं होने देना चाहता था। इसके साथ ही उसने लियोंग के काम की तारीफ भी की, क्योंकि उसने इतनी बड़ी दुर्घटना की खबर समय से पहले उन्हें दे दी। फिर अगली सुबह वॉचमैन सेंग और पिंसोई की माँ कैथरीन को हम एक अनोखी जगह पर साथ साथ देखते हैं। हमें पता चलता है कि तकरीबन 40 साल पहले वो दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे, लेकिन हादसे के चलते सेंग को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे सजा हो जाती है। सेंग के साथ अपने सपने सजाए कैथरीन का दिल टूट चुका था, ऊपर से उसके परिवार वाले उस पर शादी के लिए और प्रेशर डालने लगे थे, जिन्हें अब वो चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी। और फिर मजबूरी में कैथरीन को शादी के लिए हाँ करना ही पड़ा, लेकिन इससे पहले वो आखिरी बार जेल में सेंग से मिलने के लिए गई थी और उसने अपने प्यार का वादा देकर उसे जेल से निकलने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने को कहा था। दूसरी तरफ होटल में गियोंग की बात फोन पर एक फीमेल एम्प्लॉय से हुआ, जिसका काम अपने कस्टमर की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था। गियोम उसकी आवाज पर इतना फिदा हो गया कि अपना गम तक भूल गया। इसी बीच एक होटल स्टाफ दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे बताता है कि वो क्रिसमस के विजेता है, जिसके अवार्ड में उसे अगले साल होटल में फ्री रुकने की व्यवस्था दी जाएगी। बेचारा गियोम समझ भी नहीं पाता कि आखिर वो किस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बना और यह जो तोहफा उसे दिया जा रहा है वो
अगले साल तक जिंदा रहेगा भी कि नहीं पता नहीं। अब कहानी जिन के भाई पार्क की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ वो अपने साथ पढ़ने वाली योंग से बेहद प्यार करता था। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि वो उसे अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। शाम को घर जाते समय योंगजिन की नजर लियोंग पर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि आज क्रिसमस पर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है क्या? वो कहती है नहीं, मैं तो बस चर्च तक जा रही हूँ। जिस पर योंगजिन भी उसके साथ चलने को कहता है। फिर चर्च से घर छोड़ते वक्त योंगजिन को लियोंग के बारे में मालूम पड़ता है कि वो बहुत अच्छा स्टेज डांसर है। वो कई ऑडिशन में पार्टिसिपेट भी कर चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इसलिए अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के 2 वक्त की रोटी के लिए होटल इमरोस में काम करती है। ये सुनकर योंगजिन को काफी बुरा लगता है। फिर उसने योंगजिन को दिलासा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर वो उसके साथ खड़ा रहेगा। साथ ही वो उसके अगले ऑडिशन में साथ रहने की भी बात कहता है। इसके कुछ ही दिन के बाद जब मैनेजर जिन लियोंग को निचले माले की सफाई करने की जिम्मेदारी सौंप रही होती है, तो तभी अचानक से सीईओ योंगजिन वहाँ आ गए और उन्होंने लियोंग से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारा ऑडिशन है। लियोंग कुछ कह पाती इससे पहले वो उसका हाथ पकड़कर जिन के सामने ही सीधा शो के लिए लेकर निकल जाता है, जहाँ लियोंग हमेशा की तरह बेहतरीन परफॉर्म करती है। योंगजिन उसके डांस पर फिदा हो जाता है और जल्द ही सिलेक्शन होने की शुभकामनाएं देता है। मगर लियोंग के लिए ये सब नया नहीं था। वो ऐसे हजारों शो में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, मगर आज तक सिर्फ उसे असफलता ही हाथ लगी थी। मगर उसने योंगजिन को उसे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन फिर उसने उससे रिक्वेस्ट भी की कि वो दोबारा उसके साथ ऐसा न करे। उसने कहा कि मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे लिए पैसे कमाना कितना जरूरी है। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ और अगर आज काम में देरी हुई तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद इस अनजान शहर में मुझे दोबारा काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि अब आप मेरे पीछे परेशान ना हो और इस बात को यहीं पर छोड़ दे। फिर सीन कट होती है और हम सियोंग और सोजिन को साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो उसे एक अंगूठी देता है। सोजिन ने अंगूठी को अपने होटल के एक केक में छुपा दिया था ताकि जब पिंसुई उसे कट करे तो उस अंगूठी के साथ सियोंग उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके। मगर सोजिन का ये पूरा प्लान उन दोनों के रिंग सेरेमनी को बेकार करने के लिए था। लेकिन जब पिंसुई ने केक काटा तो सोजिन का प्लान बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि पिंसुई ने सियोंग के इस प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। वो उसे खुशी के मारे अपने गले लगा लेती है। किनारे बैठी सोजिन ये सब देखकर एक बार फिर से दुखी हो जाती है। उसे लगा था कि अंगूठी पिंसुई के पेट में चली जाएगी तो वो गुस्से में शादी का प्रपोजल ठुकरा देगी, मगर अफसोस उसका प्लान फेल हो चुका था। फिर वो अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने घर पहुंचती है। फिर उसने अपने भाई पार को सलाह दी कि अगर वो किसी से प्यार करता है तो वो उसे समय रहते बता दे, वरना उसे पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसी बीच उसकी नजर टीवी पर चल रहे एक शो पर पड़ती है, जहाँ पर एक लेटर बॉक्स का जिक्र हो रहा था, जिसमें पोस्ट होने वाली चिट्ठी पूरे 1 साल के बाद अपनी जगह पर डिलीवर होती है। तभी सोजिन को याद आया कि उसने भी सियोंग के साथ मिलकर आज से 1 साल पहले चिट्ठी लिखा था, जिसमें सियोंग ने तो सिर्फ उसे अपना दोस्त कहकर जिक्र किया, लेकिन यहाँ सोजिन ने पूरी चिट्ठी में सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया। इसीलिए अब उसे डर लगने लगा था कि वो चिट्ठी सियोंग तक पहुँच गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उसने अपने भाई पार्क से रिक्वेस्ट की कि वो किसी भी हाल में उस चिट्ठी को सियोंग के घर पहुंचने से पहले ही रोक दे, और अगले सुबह पार्क वक्त रहते उस चिट्ठी को चुरा लेता है। लेकिन जब उसने उस खत को पढ़ा तो उसे बहुत मजा आता है। फिर वो उस खत को पढ़कर अपनी बहन को भी सुनाता है और उसका खूब मजाक उड़ाता है। सोजिन उससे परेशान होकर एक जगह पर बैठ जाती है। उसकी सैंडल भी टूट चुकी थी, लेकिन तभी डॉक्टर वुल सही वक्त पर वहां आकर सोजिन के सैंडल को फिक्स करते हैं। उधर यूजिन ने होटल को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल रखने के लिए इस चेन कंपनी से पार्टनरशिप करने का फैसला किया। इस डील में उसकी बस इतनी सी इच्छा थी कि ना तो उसके होटल को चेंज किया जाए, ना ही उसके एम्प्लॉय को, क्योंकि वो चाहता था कि किसी भी हालत में लियोंग
यहीं रहे। इधर मैनेजर सैंगहून कैंग के हाथ में प्रोड्यूसर मिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट देखता है, जिससे सैंग को बेहद बुरा लगता है, क्योंकि अगर कैंग ने ये ऑफर स्वीकार कर लिया तो उसका सारा का सारा मैनेजमेंट मिस्ट के लोगों के हाथ में चला जाएगा। यानी कि सैंगहून को ना चाहकर भी अपनी जिगरी दोस्त से फासला बनाना पड़ता। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तब होती है जब ये मालूम पड़ता है कि खुद कैंग ने प्रोड्यूसर सैंगहून को यहाँ बुलाया था। ऐसे ही एक हैरान करने वाली खबर पार्क को भी अपने दोस्तों से मालूम पड़ती है, जिन्होंने योंग को ये बता दिया था कि पार्क उसे पसंद करता है और वो उससे मिलना चाहता है। पहले तो पार्क ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर बाद में उसे भी योंग के साथ कुछ पल गुजारने का ये सुनहरा मौका लगता है। उसी शाम को क्रिसमस के इस हसीन मौके पर कैथरीन और सैंग साथ में डिनर कर रहे थे। कैथरीन सैंग से कहती है कि मैं उस झील के पास गई थी और मैंने तुम्हारी पत्नी से काफी देर तक बात की। मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हें फिर से एक समझदार भला इंसान बनाकर अगले जन्म में उसके पास भेजूंगी, लेकिन क्या वो इस जन्म में तुम्हें मुझे दे सकती है? जिस पर तुम्हारी पत्नी ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर इस साल की आखिरी दिन आसमान से बर्फ पड़ेगी तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लूंगी। सैंग उसकी बात सुनकर हंसता है और अपना मोबाइल देखता हुआ कहता है, ये देखो, वेदर रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आखिरी दिन कोई भी स्नोफॉल नहीं होने वाली। परंतु कैथरीन को खुद पर विश्वास था और उसने ये शर्त भी रखी थी कि अगर साल के आखिरी दिन स्नोफॉल नहीं हुआ तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन योंग को मैनेजर सोजिन से मालूम पड़ता है कि लियोंग को उनके फ्लोर की जगह ग्राउंड फ्लोर का काम सौंप दिया गया, जिसका वजह उन दोनों के साथ होने की अफवाह थी। देखते ही देखते कहानी साल के आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर पर आकर टिक जाती है, जहां हमें बारी बारी से अपने कहानी के सभी किरदारों को दिखाया जाता है। कैंग जो रेडियो पर लोगों को नए साल के लिए बधाई दे रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर वुक जो एक नेक दिल इंसान होने के बावजूद भी जीवन साथी ढूंढने में अभी तक असफल थे, पर फिर भी आज दोबारा से शीशे के सामने खुद को बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं जियोम जो अभी भी ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो एक बेवफा लड़की के लिए जान दे दे या फिर होटल की वो लड़की जो उसे रोजाना उठाती है, उससे घंटों बात करती है, क्या वो उसके लिए बेहतर होगी? कहीं वो उससे प्यार तो नहीं करने लगा? आसमान में उम्मीद की नजरों से देख रही कैथरीन, जिसे मौसम साफ होने के बावजूद भी अपने प्यार को पाने के लिए एक बर्फ के गिरने की उम्मीद थी। सैंग भी सूरज की जगमगाती रोशनी के पीछे काले बादल ढूंढ रहा था। तभी हम उस भविष्यवक्ता को एक बार फिर से होटल में आते हुए देखते हैं। उधर योंग के लाख कोशिश के बावजूद भी आज वो अपने पिता के लॉकर को 27 के ऑड नंबर डालकर खोल देता है, जिसमें से उसे अपने बचपन की ड्राइंग मिलती है। फिर इस सुबह जियोम को उसके कमरे में गुलदस्ते के साथ धन्यवाद का लेटर मिलता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि सोजिन का था, क्योंकि उसने कुछ रोज पहले स्विमिंग पूल में उसके भाई पार्क को डूबने से बचाया था। वो अपने इस खत में उसे हीरो का दर्जा देती है, जिसे पढ़कर जियोम बहुत खुश होता है और गुलदस्ते को ले जाकर नीचे रिसेप्शन में उस अनजान लड़के को देने को कहता है, जो हमेशा फोन पर उससे बात करती थी। हालांकि जियोम उसका नाम तो नहीं जानता था, लेकिन उनसे दरख्वास्त करता है कि उसे बता देना कि मैं रूम नंबर 1739 से जियोम हूँ। दूसरी तरफ सीन सिंगर कैंग की तरफ शिफ्ट होती है, जहां सैंग उसे किसी तरह फैन से छुपते छुपाते पार्किंग तक बचाकर लेकर आता है। लेकिन जैसे ही उसने उसे गाड़ी पर बैठने को कहा, कैंग इसके लिए मना कर देता है। सैंग उनको लगा कि शायद उसने मिस्ट से डील साइन कर ली और अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं। वो मायूस होकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी कैंग उसे एक न्यू ब्रांड न्यू गाड़ी की चाबी देता है। सैंग उनको लग रहा था कि ये गाड़ी जरूर मिस्ट ने उसे दी होगी, जिस पर कैंग ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं मिस्ट जैसे लोगों के साथ काम करने वाला हूँ, वो भी तब जब उसने पैसे के लिए हमें इतना बेइज्जत किया था। ये गाड़ी तो मैंने तुम्हारे लिए ली है। और ये सुनते ही सैंगहुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलकर शो के लिए खुशी खुशी निकल पड़ते हैं। होटल के बाहर सॉन्ग को आज फिर से वही फॉर्टून टेलर मिलता है, जो उसे देखकर कहता है कि जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैंने तुम्हें अपने पत्नी के साथ देखा, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं है, यानी कि उसने फैसला कर लिया। लेकिन तभी
सॉन्ग की आंखों के सामने जोरदार स्नोफॉल होने लगी। वो बर्फ में भीग कर सीधे अंदर कैथरीन को ये खुशी की बात बताने के लिए गया कि आखिर 40 साल के बाद वो दोनों फिर से एक हो गए। उसकी पत्नी को भगवान का संदेश भी मिल गया, अब उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। कैथरीन, जो कि अपनी बेटी पिंसुई के शादी समारोह में बैठी हुई थी, वो भी दूर खड़े सॉन्ग को देखकर कुदरत का इशारा समझ जाती है। फिर यहाँ से सीन सीधे पार्क के स्कूल की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ एक कोने पर लड़के तो दूसरे सिरे पर स्कूल की सारी लड़कियाँ खड़ी थी, जिनमें सबसे आगे पार्क और योंग ही थे। योंग उससे पूछती है, मैंने सुना है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। और पार्क बिना किसी डर के पूरे स्कूल के सामने जोर जोर से अपने प्यार का इजहार करता है और योंग उसे अपना बना लेती है। इसी बीच होटल में जाने अनजाने में योन को मालूम पड़ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो क्रिसमस कॉन्ट्रैक्ट, पार्क को स्विमिंग पूल में बचाना, सोजिन का उसे हीरो कहना, ये सब कुछ सिर्फ उसे मरने से बचाने के लिए किया गया था। जिसके बाद योम भागते हुए होटल के सबसे ऊपरी माले पर जाकर अपनी जान देने के लिए खड़ा हो जाता है। वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी उसके पास उसी लड़की का कॉल आता है, जिससे होटल के कमरे में वो रोजाना बात करता था। कहीं न कहीं उसने उसकी मीठी आवाज सुनकर उस पे अपना दिल दे दिया था। उस लड़की का नाम जेसिका होता है, जो उसे गिफ्ट के लिए धन्यवाद करती है। गियोम बहुत गुस्से में था। उसने जेसिका से कहा कि अब तुम्हें मुझे रोजाना उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया वो मेरा नहीं था, बल्कि किसी दूसरे का था। नीचे पुलिस, एम्बुलेंस सब कुछ पहुंच चुकी थी। होटल स्टाफ भी उसके पीछे खड़े थे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। तभी बात करते करते जेसिका उसके करीब आती है और कहती है, तुमने अब तक मेरी सुनी, अब एक बार मेरी भी सुन लो। मैं जानती हूँ कि कल तुम इस होटल से चले जाओगे। तुम्हारे पास रहने के लिए ना ठिकाना है और ना ही जाने के लिए कोई मकसद, लेकिन मेरी जिंदगी अब तक कुछ खास नहीं थी। मैं रोज लोगों को फोन करके उन्हें संभालती थी, लेकिन मुझे समझने वाला कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। एक तुम ही हो जिसको फोन करने के बाद मुझे खुशी मिलने लगी। ऐसे में अब जब तुम भी नहीं रहोगे तो मैं जीकर क्या करूँगी। चलो मैं तुम्हारे साथ भी अपनी जान दे देती हूँ। लेकिन फिर गियोम उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इस तरह न केवल गियोम की जान बचती है, बल्कि उसे उसका प्यार भी मिल जाता है। लेकिन कुछ लोगों का मिलना अभी भी बाकी था। अब कहानी योंग की तरफ चली जाती है, जहां उसने शेयर होल्डर के मीटिंग में सबको चौंकाते हुए ईस्ट चेन कंपनी को शेयर देने से मना कर दिया था। साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस करता है कि होटल सिर्फ उसका नहीं, बल्कि वहां पर काम करने वाले हर एक इंसान और गेस्ट का भी है, जिनके लिए वो किसी भी तरीके की पॉलिसी नहीं तोड़ने वाला। ये बोलकर योंग सीधे लियोंग से मिलने ग्राउंड फ्लोर पर चला जाता है। यहाँ वो डिनर के लिए लोगों की टेबल सजा रही थी। वो लियोंग के साथ आज साल का आखिरी दिन सेलिब्रेट करना चाहता था। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन लियोंग इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि उसके मुताबिक सब उसे गोल्ड डिगर समझते। मगर योंग उसे समझाता है कि उसे दुनियादारी की ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। मगर लियोंग कहता है कि मुझे भी दुनिया इमोरल कहती है। सबको लगता है कि मैं कहीं तुम्हारा फायदा ना उठा लूं। अगर हम दुनिया की फिक्र करेंगे तो फिर अपनी जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरी तरफ हम सोजिन को देखते हैं, जो जियोम की वजह से वेडिंग को बीच में ही छोड़कर चली गई थी। स्योंग अपनी शादी की पार्टी छोड़कर उसे ढूंढते हुए रास्ते में मिलता है, जहां वो दोनों लिफ्ट में एक साथ चलते हैं। और यहाँ सोजिन पहली बार स्योंग से अपने प्यार का इजहार करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा से चाहती थी, बस मेरी इतनी ही भूल थी कि मैं कभी ये बात बता ना पाई। मुझे लगता था कि मैं ही क्यों, तुम भी तो मुझे ये कह सकते थे, लेकिन यही मेरी गलती है जिसकी वजह से आज मुझे पछताना पड़ रहा है। स्योंग भी यहाँ उसे अपने दिल की बात कह देता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं पिछले 15 साल से तुम्हारा दोस्त हूँ। यह हमें एक और बात मालूम पड़ती है कि जो खत 1 साल पहले सोजिन ने उसे लिखा था वो उससे मिल चुका था, पर स्योंग ने पार को वापस करते हुए इस बात को कभी भी सोजिन
सोजिन को ना बताने का वादा किया था। फिलहाल दोनों इस बात को यही खत्म करके पार्टी में वापस चले जाते हैं, जहाँ सभी बहुत खुश थे। इसी के साथ नया साल भी शुरू हो जाता है और सब इस जश्न में मसरूफ हो जाते हैं, सिवाय सोजिन के, क्योंकि एक वही तो थी जो अभी तक अकेली थी। तभी बाहर उससे डॉक्टर वूक मिलते हैं, जो हर शनिवार अपनी मनपसंद लड़की को पाने के लिए वहाँ आते थे। परंतु आज जब सोजिन उनके सामने खड़ी होती है तो वो उसे एक राज बताते हुए कहते हैं कि वो कभी भी किसी ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आते थे, बल्कि उनका मकसद तो अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा लड़की को देखने का था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोजिन है। फिर वो उसके सामने प्यार के 3 बेशकीमती शब्द को बोलकर ब्लाइंड डेट के लिए पूछता है। शर्माती हुई सोजिन खुशी खुशी हाँ कर देती है और इसी के साथ उस भविष्यवक्ता की बात भी सच साबित होती है, जिसके साथ ही हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले देर हो जाए, आप जिसे भी पसंद करते हो उसे अपनी दिल की बात बता देना, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। और हाँ, मेरे कमेंट में किसी को प्रपोज मत करना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।